हे हाय नमस्कार। तो आज के वीडियो में पुनः हम लोग जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी या फिर भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, अब तक उसमें हमने 7 चैप्टर जो है वो 7 अध्याय को कवर कर लिया है। आज हम लोग 8वां अध्याय देखेंगे जिसका शीर्षक है वायुमंडल का संगठन एवं उसकी संरचना, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर जो है वो एटमॉस्फेयर का, इसमें हम लोग कवर करेंगे। पूरा चैप्टर जो है वो एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे। तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उसको हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहले बैकग्राउंड है इसका, इस चैप्टर का, वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वायु है वो सभी जीवों के जिंदा रहने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है वो खाने के बिना या पानी के बिना कुछ समय तक, कुछ घंटे या कुछ दिनों तक जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना हम लोग कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट ही जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा जिंदा रहना हमारे लिए संभव नहीं है। यही कारण है कि हमें पता होना चाहिए कि जो वायुमंडल है वो क्या है, इसमें जो वायु की ऊंचाई है वो कहाँ तक है। नहीं तो जैसे आप पहाड़ों पे लोग चले जाते हैं बहुत ऊंचाई तक और उनको अचानक से जो है वो वहाँ पे उनका शरीर जो है वो जवाब दे देता है, क्योंकि वो वहाँ पे वायु का जो कंसंट्रेशन होता है, हवा का जो दबाव है वो काफ़ी कम होता है और जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो हमें एक आमतौर पे एक आइडिया होना चाहिए वायुमंडल के बारे में, ऐसा बोल रहा है ये चैप्टर। ठीक है, तो वायुमंडल क्या है इस चीज को समझते हैं। तो ये जो देखो आप जो आवरण देख रहे हो पृथ्वी के चारों ओर, गैसों का आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये जो है वायुमंडल जो है वो विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और चारों तरफ से पृथ्वी को ढके हुए है। और इसमें जो जीवनदायी गैसें हैं, जो जिंदगी के लिए मतलब जीवन के लिए जो आवश्यक गैसें हैं, जैसे आपको ऑक्सीजन हो गया, या फिर पौधों के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, लेकिन पौधों के लिए ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो गैसें हैं वो वायुमंडल में पाई जाती है। एयर क्या है, वायु क्या है, उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, एक तो वायुमंडल में वायु पाई ही जाती है, उसके साथ साथ जो पृथ्वी है उसमें भी जो है वो वायुमंडल पाया जाता है। जब मैंने आपको पृथ्वी की संरचना वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि इस तरह से पहले सबसे ज्यादा जो भूपर्पटी में पाई जाती है तत्व वो है आपका ऑक्सीजन, यानी कि हवा ही है वो। दूसरा है आपका सिलिकॉन, तीसरा है एल्युमिनियम, इस तरह से। तो पृथ्वी के द्रव्यमान का भी एक अभिन्न अंग है कौन, वायु। टोटल जो वायु है उसके कुल द्रव्यमान का लगभग 99% भाग जो है वो पृथ्वी की सतह के 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। ठीक है, 99% जो है वो लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई जो है वहां तक ये स्थित होता है। बाकी 1% आप उसके बाद देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका जो हिस्सा हो गया वो 32 किलोमीटर से पहले वाला हिस्सा है। ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप सूंघ नहीं सकते क्योंकि इसमें गंध वगैरह होती नहीं है। जब ये पवन की तरह बहती है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये चीजें आपको पता होगी पहले से ही। अब है वायुमंडल का संघटन या उसका कंपोजिशन। देखो, संघटक से बना है संगठन, संघटक। संघटक का अंग्रेजी होता है कंपोनेंट और कंपोनेंट से ही कंपोजिशन बनता है। कंपोनेंट का मतलब होता है कि जिस चीज से वो चीज बना हुआ है, यानी कि वायुमंडल जिस चीज से बना हुआ है वो वायुमंडल के संघटक होंगे और इसको कहेंगे हम लोग वायुमंडल का संगठन। ठीक है, तो वायुमंडल आमतौर पे इन 3 चीजों से बना हुआ है। एक तो है इसमें गैस, दूसरा है जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर, और तीसरा है धूलकण, डस्ट पार्टिकल। ये तीनों चीजें जो है वायुमंडल में पाई जाती है। इसका मिश्रण बोल सकते हैं वायुमंडल को। एक एक करके तीनों चीजों को देखते हैं। सबसे पहले गैस। तो जो वायुमंडल का ऊपरी परत है, जो वायुमंडल ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो गैसों का अनुपात है उसका जो रेशियो है वो बदलता रहता है और 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते जाते जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो लगभग खत्म हो जाती है, नगण्य हो जाती है वहां पे। तो 32 किलोमीटर तक मैंने ओवरऑल एयर की बात की थी, ओवरऑल वायु की बात की थी, और 120 किलोमीटर तक ऑक्सीजन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ पे देखो गैसों का जो है वो दिया गया है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन होता है लगभग 78%, ऑक्सीजन होता है लगभग 21%, 20.9 है, और उसके बाद आर्गन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से जो है आप देख सकते हैं फिर इसको, ये सब गैसें हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो जलवाष्प है ये पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। एकदम कट ऑफ दे दिया ये कि इसके लिमिट कर दिया
कि 90 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ये पाए ही नहीं जाती, ठीक है। तो इससे नीचे ही जो है वो 0 से 90 के बीच में कौन कौन, CO2 और आपका H2O सॉरी, जलवाष्प जो है, वाटर वेपर की मैं बात करूं, जल नहीं जलवाष्प। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो CO2 है, वो मौसम विज्ञान यानी कि मेटेरियोलॉजी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, सौर विकिरण यानी कि जो सोलर रेडिएशन है उसके लिए ये पारदर्शी है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उसके लिए अपारदर्शी है। इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखो दो चीजों की बात हो रही है, एक तो सौर विकिरण की और एक हो रहा है पार्थिव विकिरण की। तो विकिरण क्या है, देखो रेडिएशन क्या है, कोई भी जो गर्म पिंड होती है, कोई भी वस्तु अगर गर्म है तो वो खुद से जो है वो ऊष्मा तरंगे जो है वो उत्सर्जित करती है, उसका विकिरण करती है, ठीक है। तो सूर्य भी चूंकि गर्म है, ये सूर्य है, आप देखो यहीं पे बताओ ये सूर्य है, तो सूर्य यहाँ पे गर्म है, तो सूर्य की किरणें आती है, यानी कि सूर्य जो है अपनी ऊष्मा का विकिरण करती है, इस तरफ रेडिएशन जो है सोलर रेडिएशन जो है वो पृथ्वी की तरफ आती है। तो यहां पे मान लो कि CO2 की लेयर है, सपोज करो ये CO2 की लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये जब ऊपर से जो सोलर रेडिएशन आएगी उसको आने देगी, और जब ये धरती पे पड़ती है, धरती की सतह पे पड़ती है, तो धरती की सतह भी क्या होगी, गर्म होगी। जब धरती गर्म होगा तो धरती भी अपनी तरफ से ऊष्मा तरंगे जो है वो उत्सर्जित करती है, जिसको हम लोग पार्थिव विकिरण बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब ये पार्थिव विकिरण यहाँ से निकलेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड की परत के पास आएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, उसको जाने नहीं देगी, वापस नहीं जाने देगी कि भाई रुक तू अब इधर ही रहा, ठीक है ना। तो जो सौर विकिरण था उसको आने दिया, मतलब उसके लिए पारदर्शी है ये। लेकिन जैसे ही ये जो पार्थिव विकिरण है, पृथ्वी के जो विकिरण है उसको ये जाने नहीं देती, उसको रोक देती है ये, यानी कि उसके लिए ये अपारदर्शी है, ओपेक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो जो सौर विकिरण आ रही है उसके एक हिस्से को सूख भी लेती है ये, ठीक है, उसको ऑब्जर्व भी कर लेती है। जो लेयर रहेगा CO2 का, एक तो वो आने भी देगी और कुछ हिस्सा जो है ये ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है, कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित भी कर देती है। और ये जो परिघटना है, ये जो प्रोसेस है, उसको हम लोग हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट अंग्रेजी में, इसको हरित, शुद्ध अंग्रेजी में आप शुद्ध हिंदी में लिखना है तो हरित गृह प्रभाव जो कहते हैं हिंदी में, और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं। होता क्या है ये देखो, ये जो ग्रीन हाउस है वो एक तरह की संरचना होती है, आप एक स्ट्रक्चर मान लो, जो ठंडे प्रदेशों में, जो काफी जो ठंडे एरियाज होते हैं वहां पे जो पौधे हैं उसको उगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें इस तरह से कांच की एक संरचना होती है। अब कांच जो है क्या करता है कि कांच में अगर जैसे CO2 था ना, उसी तरीके से कांच है, तो कांच में जो विकिरण है वो प्रवेश तो कर जाती है, जो ऊष्मा है वो प्रवेश कर जाती है, हीट, लेकिन हीट जब घुसती है इसमें तो इसी में कैद होकर के रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसी परिघटना को जो जब ये चीज कार्बन डाइऑक्साइड कर रही थी, ऐसे ऐसी मतलब की गतिविधि, ऐसी एक्टिविटी, इसीलिए इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसको कहा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह थी ना कि देखो ऊपर से जो सोलर रेडिएशन आ रही थी उसको आने दिया, और जो इधर से जा रही थी बाहर उसको जाने नहीं दिया, तो ये ट्रैप होकर यहाँ पे रह गई, जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पे पृथ्वी पे जो है गर्मी जो है वो बरकरार रहती है, पृथ्वी ज्यादा ठंडा नहीं होता। लेकिन जब ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो होगा क्या कि पृथ्वी पे फिर गर्मी ज्यादा बढ़ने लगेगी, जो आजकल हो रहा है ना। और जितनी भी गैसें इस तरह से करती है, जैसे CO2 अकेला नहीं है इसमें ओजोन भी है, CO2 भी है, इसमें वाटर वेपर भी ऐसा काम करता है। तो इन गैसों को जो है वो ग्रीन हाउस गैस जो है वो बोलेंगे, हरित गृह गैसें बोलते हैं उसको, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। बाकी गैसों का जो आयतन है वो स्थिर है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ रहा है, मतलब वो परिवर्तन इसमें हो रहा है, उसका जो आयतन है। क्यों बढ़ रहा है? जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या फिर कैरोसिन है, उसको जलाने के कारण जो जब गाड़ियां बढ़ रही है या फिर इंडस्ट्रीज वगैरह है, वहां पे जो इसका इस्तेमाल होता है फॉसिल फ्यूल का, जीवाश्म ईंधन का, उसके कारण से लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। और चूंकि ये ग्रीन हाउस गैस है तो उसके कारण हवा का जो तापमान है, पृथ्वी का जो तापमान है, वो इसमें लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। आगे जो दूसरा इंपॉर्टेंट गैस है वो है ओजोन। ओजोन जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वायुमंडल का, और ये कहाँ पे पाया जाता है, देखो ये जब पढ़ेंगे वायुमंडल का जब स्ट्रक्चर अभी हम लोग, तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। समताप मंडल लगभग आपका
13 से लेकर के 50 किलोमीटर तक होता है। तो इसकी जो आपका ऊंचाई है, मतलब इसका जो आपका ये लोकेशन मिलता है वो लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है ओजोन, आपके ही समताप मंडल में भी देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, ये क्या करता है, एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर कुछ चीजों को आने देता है और कुछ चीजों को रोक लेता है। तो वैसे ही ओजोन जो है, मान लो कि यहाँ पे ओजोन की जो परत है, सपोज करो, मैं इसको मिटा देता हूं, सपोज ये ओजोन की परत है, तो ये जो सूरज से जो इसका सनलाइट यहाँ पे आ रहा है, सनलाइट में पाया जाता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट या फिर पराबैंगनिक किरण। ये क्या करती है, इसको अवशोषित कर लेती है और बाकी जो सूर्य की किरण होती है वो उसको वापस जाने देती है। ठीक है, तो जो अल्ट्रावायलेट विकिरण होती है ना, वो काफी उसमें ऊर्जा होती है, और ये जब सीधे हम लोगों के स्किन पे जब पड़ता है, मानव स्किन पे या फिर जानवरों पे, तो ये सीधे स्किन कैंसर वगैरह जो है वो करता है और बहुत सी बीमारियां फैला सकता है यहाँ पे पृथ्वी पे। अब अगला कंपोनेंट है जलवाष्प या फिर वाटर वेपर, दूसरा है ये। तो जलवाष्प देखो क्या है, एक परिवर्तनीय गैस है, मतलब इसकी मात्रा में जो है वो परिवर्तन होता रहता है, वेरिएबल गैस है, ये गैस है एक प्रकार का। ठीक है ना, सॉलिड तो है नहीं ये। तो ये ऊंचाई के साथ क्या होती है, घटती जाती है, और ये गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंध में ये हवा के आयतन का लगभग कितना प्रतिशत होता है, 4% होता है। कहाँ पे, जो आर्द्र एरिया है, जो वेट एरिया है, जहाँ पे वर्षा वगैरह होती है, और जो गर्म क्षेत्र है, मान लो कि जैसे विषुवत रेखा वाला एरिया हो गया, वहां पे मतलब कि 100 भाग में लगभग ये 4 भाग जो है वहां पे पाई जाती है। और अगर ये यही चीज हम लोग ठंडे रेगिस्तानी प्रदेशों में देखें या फिर शुष्क प्रदेशों में देखें, जो जहां पे वर्षा कम होती है, वहां पे ये 4% से भी जो है वो कम पाया जाता है। आगे है आपका कि जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी कि अक्षांश की तरफ हम लोग जाते हैं, तो जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है। विषुवत रेखा पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे, तो उसके कारण से वर्षा बहुत ज्यादा होती है संवहन के द्वारा, क्योंकि वहां ऊपर उठती है हवाएं, और ऊपर उठ करके यहाँ पे बादल बनते हैं, और बादल बन करके वहां पे वर्षा होती है। ठीक है, उसको कवर करेंगे हम लोग जो मौसम वगैरह देखेंगे। तो इसमें ध्यान बस यही रखना है कि जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ जाएंगे, जलवाष्प की मात्रा घटती जाएगी। ये जलवाष्प क्या करती है, ये सूर्य से निकलने वाला जो कुछ ताप है, जो सूर्य की किरण आती है, उसके टेम्परेचर का कुछ भाग जो है ये खुद अवशोषित करती है, और तापमान को जो है वो ऑब्जर्व कर लेती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा था, उसी तरीके से लगभग ये भी करती है। और इस प्रकार ये एक कंबल की तरह जो है कार्य करती है, पृथ्वी के चारों ओर फैली होती है। और यहाँ पे चूंकि ये उष्मा का अवशोषण करेगी, तो एक हीट एब्जॉर्व करने के कारण कंबल की तरह जो है वो कार्य करती है, और इसके कारण पृथ्वी न तो अधिक गर्म होता है और न ही इसके कारण पृथ्वी अधिक ठंडा होता है, और एक बैलेंस बना रहता है टेम्परेचर का। ये वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अभी इसके अगले वाले जब चैप्टर में देखेंगे, जिसमें हम लोग विंड वगैरह देखेंगे, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जब कहीं पे उच्च दाब हो, हाई प्रेशर हो, तो वहां पे वायु जो है वो ज्यादा गति नहीं करती, मूव नहीं करती, स्थिर होती है, उसको स्थिरता बोलते हैं। और इनस्टेबिलिटी क्या होता है, जहां पे कहीं पे टेम्परेचर घट जाए किसी सतह का, मतलब सॉरी बढ़ जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तो वहां पे हवा जो है अस्थिर होकर के ऊपर उठने लगती है, इस तरह से संवहन होता है, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग इनस्टेबिलिटी, या फिर बोलते हैं कि वायु जो है वो अस्थिर हो गई है। अगला कंपोनेंट है धूल कण या फिर डस्ट पार्टिकल। तो ये जो डस्ट पार्टिकल आपको ऐसे देखने को मिलेगा नहीं, जैसे आप अभी कमरे में बैठे होंगे या कहीं पे भी बैठे होंगे तो आपको लग रहा हो कि बहुत साफ सुथरा है, लेकिन जैसे ही कोई टॉर्च या फिर सूर्य की किरण कहीं से छोटे क्षेत्र से आएगी, तब आपको फील होगा कि ओहो ये तो बहुत ज्यादा धूल है यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपको धूल देखने को मिलेगा, तो ये भ्रम आप जो पाल रहे हैं कि यहाँ पे कोई धूल वूल आपके आसपास नहीं है, गलत है, ये भ्रम ही है बस आपका। ठीक है, तो यहाँ पे वायुमंडल में छोटे छोटे जो ठोस के कण है वो भी देखते हैं, जिसको हम लोग डस्ट पार्टिकल बोलते हैं। ये आते कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, तो समुद्र में जो नमक पाया जाता है, तो वो जब सूख जाता है या फिर ये बाहर आएगा किसी तरीके से, खास करके सूखने के बाद, तो वो हवा में मिल जाता है, तो वहीं पे रहता है वो घूमता हुआ। महीन जो मिट्टी होती है, ठीक है, वो वहां पे घूमता हुआ रहेगा। छोटी छोटी जो डस्ट पार्टिकल होते हैं मिट्टी के, जो धुआं होती है उसकी कालिक होती है, काली में मतलब उसकी जो कालिक होती है, वो जो आपका चिमनियों से निकलता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के। राख हो गया, आग जलाने पे जो बनता है। पराग यानी कि पोलन ग्रेन्स, जो पौधों का पोलन ग्रेन्स होता है, फूलों का खास करके, वो घूमता रहता है, वो भी इसमें डस्ट पार्टिकल में आता है। और उल्काएं वगैरह जब टूटती है और पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करती है, तो उससे भी कण निकलते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो भी इसमें अपने धूल वूल में जो है वो ऐड हो जाती है, योगदान देती है अपना।
ठीक है। धूल कण जो है प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में ही मौजूद होता है, अपर वायुमंडल में नहीं, लोअर एटमॉस्फेयर में भी होता है, और फिर मतलब कि निचले भाग में ही होता है, लेकिन फिर भी जो संवहनीय वायु प्रवाह है वो इसको काफी ऊंचाई तक लेके जा सकता है। संवहनीय वायु प्रवाह क्या है? जब वायु इस तरह से गर्म होकर के ऊर्ध्व धाराओं के रूप में से प्रवाहित हो तो उसको हम लोग वायु का संवहन बोलते हैं। ठीक है, तो ये धरातल से जब संवहनीय वायु उठता है गर्म होने के बाद, तो ये लगभग ये समताप मंडल तक इसको लेकर चला जाता है। ठीक है, जब ओजोन क्षरण का भी आपको पढ़ाऊंगा कि ओजोन का डिप्लेशन कैसे होता है। ये गैसें जो पृथ्वी पे है, ये CFC जिसको बोलते हैं, ओजोन के लिए उत्तरदायी है, वो समताप मंडल तक पहुंचती कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, समताप मंडल तक पहुंचेगी तभी तो जाकर के ओजोन का क्षरण करेगी। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे पहुंचती है, कभी डिटेल में जब पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो अभी चूंकि लिमिट है, आपको NCERT खत्म करवानी है, तो वो चीजें मैं आपको अब यहाँ पे नहीं बता सकता, पढ़ाऊंगा वो चीजें कभी आपको। ठीक है, तो ये जो धूल कण है उसका जो सबसे अधिक जमाव होता है वो कहाँ पे होता है? उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में। अंग्रेजी में देखो इसको बोलते हैं, जिनको नहीं समझ में आए थोड़ा दिक्कत हो तो उपोष्ण को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण कटिबंध, उष्ण क्षेत्र होता है। सब ट्रॉपिकल का मतलब उपोष्ण। शीतोष्ण का मतलब होता है अंग्रेजी में टेम्परेट। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल एरियाज में और टेम्परेट एरिया में ये सूखी हवा के कारण यहाँ पे धूल कणों का सबसे ज्यादा जमाव पाया जाता है। और जो विषुवतीय क्षेत्र है यानी कि ट्रॉपिकल एरिया है, और जो पोलर एरिया है यानी कि ध्रुवीय प्रदेश है, वहां पे ये थोड़ा सा कम होता है इसके मुकाबले। ये जो धूल है, और ये धूल कण में नमक का जो कण है वो आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह जो है वो कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कण है इसके आसपास जो जब जल की बूंदें आती है तो वो जमा हो जाती है, और इस तरह जमा होकर के जो है वो बादल का निर्माण या फिर मेघों का निर्माण करती है। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि नमक के डब्बे में पानी जमा हो जाता है अपने आप, कोई डाला नहीं था, तो नमक पिघल जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके आसपास जो ह्यूमिडिटी होती है, जो जलवाष्प होता है, उसको वो मतलब वहां पे संघनित हो जाता है। संघनन का मतलब हवा से गैस से अगर वाटर में बदल जाए तो उसको संघनन बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन। तो ये वो था कंपोजिशन वायुमंडल का। अब देखेंगे हम लोग वायुमंडल की संरचना या उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी है। चलिए, तो वायुमंडल जो है वो विभिन्न परतों का बना हुआ है, और इन परतों का, सारी परतों का जो घनत्व है और जो तापमान है वो डिफरेंट होता है। सतह के पास जो परत होगी उसका घनत्व जो है वो अधिक होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, इस तरह से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, ये जो घनत्व है वो घटता जाएगा, टेम्परेचर भी घटता जाएगा। तापमान की स्थिति के अनुसार जो है वो हम वायुमंडल को 5 लेयर्स में या 5 संस्तरों में बांटते हैं। कौन कौन? देखो, पहला है आपका क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, दूसरा है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मध्य मंडल यानी कि मेजोस्फियर, चौथा है ताप मंडल थर्मोस्फियर। यहाँ पे देखो एक क्रक्स मतलब कि विवाद है यहाँ पे। ताप मंडल हिंदी वाला जब बुक आप पढ़ोगे तो यहाँ पे दिया गया है चौथा, मध्य मंडल के बाद वाय है वायुमंडल। ठीक है, वहीं जब हिंदी वाले बुक में जब इसका डिटेल जब एक एक करके जब दिया हुआ है तो वहां पे इसको लिख दिया गया है क्या? आयन मंडल। ठीक है, जबकि इस फिगर में आप देख रहे होगे वह वायुमंडल लिखा हुआ है। तो मैंने जब अंग्रेजी का किताब देखा तो उसमें लिखा हुआ है थर्मोस्फियर यानी कि तापमंडल। तो कभी भी जब ऐसा कंफ्यूजन हो तो अंग्रेजी वाला जो है किताब वो उसको रेफरेंस माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है उसको, तो उसको उठा करके मैंने इसलिए यहाँ पे डाल दिया। तो हम इसमें तापमंडल, बाह्य वायुमंडल और आयन मंडल तीनों को पढ़ लेंगे एक साथ ही। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाए, तीनों एक ही चीज है, ज्यादा अलग अलग नहीं है। आयन मंडल जो है वो बाह्य वायुमंडल का ही भाग होता है, थर्मोस्फेयर का ही भाग होता है, तो पढ़ लेंगे हम लोग। बट इस तरह से जो है वो हिंदी मीडियम में जो है वो कंफ्यूजन कई सारे शब्दों के साथ जो है लगातार बना हुआ है, आगे भी पता नहीं बना ही रहेगा, सुधारना चाहिए इस चीज को। तो तापमंडल चौथा होता है यानी कि थर्मोस्फियर या फिर आयनोस्फियर आयन मंडल, या फिर बाह्य वायुमंडल, ये चौथे परत में। और पचमा है आपका बहिर्मंडल या फिर एक्सोस्फियर। अब सबको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर, सबसे पहला परत। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो देखो, सिर्फ ऐसा मत समझना कि क्षोभ मंडल ऊपर है, नहीं। अभी जो आप बैठे हुए, जहां पे बैठ कर ये वीडियो आप देख रहे हो, आप क्षोभ मंडल में ही बैठे हुए। जीरो से लेकर के ये जो परत स्टार्ट होती है शुरुआत में, वो सब क्षोभ मंडल है। और कहां तक ये पाई जाएगी? ये लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाएगी। तो वायुमंडल का सबसे जो है निचला संस्तर है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो,
ये जो यहाँ पे ये तो 10 दिखा रहा है आपको, बट ये यहाँ तक क्षोभ मंडल है। अब देखो ये ऐसा नहीं है कि इस तरह से एकदम लगभग जो आपको फिगर पा रहा मैंने, नहीं वैसा नहीं है, सीधा नहीं है बिल्कुल, ये ऐसे है जैसे मान लो पृथ्वी है तो ध्रुवों की ओर क्या है कि कम है इस तरह से, मतलब थोड़ा सा कम है ध्रुवों की ओर, लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है ध्रुवों के पास ऊंचाई इसकी, और विषुवत रेखा पे लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई है। क्यों ऐसा होता है, रीजन क्या है इसका? तो रीजन वही है, संवहनीय जो धाराएं उठती है वायु की, क्योंकि विषुवत रेखा पर टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा होता है, तो वायु इस तरह से ऊपर तक बहुत जाती है, जिस कारण जलवाष्प वगैरह बहुत ऊपर तक जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे 18 किलोमीटर तक विषुवत रेखा पे ऊंचाई होती है, और ध्रुवों पे जो है वो, क्योंकि वायु बहुत ठंडी होती है वहां पे, तो ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती, इसके कारण से लगभग 8 किलोमीटर तक ही इसकी ऊंचाई होती है। तो देखो औसत ऊंचाई 13 मानना, और बाकी जो है ध्रुवों के पास तो 8, और इधर विषुवत रेखा पे 18, 8 18 आप जोड़ोगे तो कितना होगा 26, 26 का एवरेज निकालोगे 2 से तो 13 हो गया ना, इसीलिए 13 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी औसतन जो है। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि क्षोभ मंडल की मोटाई जो है विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा है, जैसा कि अभी पीछे बताया आपको। क्यों ज्यादा है? क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि वायु जो है बहुत ऊपर तक जाता है टेम्परेचर के कारण, वहां ज्यादा होने के कारण। इस लेयर में जो है वो धूल कण और जलवाष्प जो है वो मौजूद होते हैं, और जितने सारे मौसमी परिघटनाएं हैं, बादल का बनना, वर्षा का होना, बिजली का कड़कना, वो कहाँ पे होता है? सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में ही होता है। इसी संस्तर में जो है वो प्रत्येक लगभग 165 मीटर की जब ऊपर जाएंगे हम लोग, तो हर 165 मीटर पे लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो घटता रहता है, या फिर 1000 मीटर पे यानी कि 1 किलोमीटर पे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस, लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है घटता है। और इस दर को कि हर आप 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान घटता है, इसको एक नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य ह्रास दर, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसको हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जैविक क्रिया के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, यानी कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, चाहे वो जीव का हो, मतलब जीव जंतु मतलब मनुष्यों का हो, चाहे जानवरों का हो, चाहे पेड़ पौधों का हो, वो सब जो एक्टिविटीज होगी कहाँ पे होगी? क्षोभ मंडल में होगी। आगे है कि जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाला भाग है उसको बोलते हैं क्षोभ सीमा या फिर ट्रोपोपॉज। मतलब क्या है कि क्षोभ मंडल का जो ऊपरी हिस्सा है उसका जो बॉर्डर एरिया है उसको हम लोग क्षोभ सीमा बोलते हैं, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रोपोपॉज। ध्यान रखना ये चीज है कि विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा पे लगभग ट्रोपोपॉज पे जो तापमान है लगभग वही 13 किलोमीटर या फिर 18 किलोमीटर मैंने आपको बताया था, वहां पे तापमान जो है वो -80 डिग्री सेल्सियस होता है, और ध्रुवों के ऊपर ये जो तापमान है वो -45 डिग्री सेल्सियस होता है। अब किसी का दिमाग चमक सकता है कि अच्छा यहाँ पे विषुवत रेखा के देखो -80 ज्यादा है या -45, तो सबसे कम -80 है ना, -80 सबसे ठंडा है और -45 इससे कम ठंडा है। तो कोई पूछ सकता है कि विषुवत रेखा पे ज्यादा मतलब कि कम क्यों है, ज्यादा होना चाहिए? तो भाई साहब विषुवत रेखा पे चूंकि 18 किलोमीटर ऊंचा है, जैसे जैसे ऊंचाई पे हम लोग जाते हैं तो घटता है टेम्परेचर ना, और ये जो ध्रुवों पे है सिर्फ 8 किलोमीटर ऊंचा है, तो आप इससे अंदाजा लगा लो, ठीक है। तो इस तरह से इसके कारण विषुवत रेखा पे ज्यादा कम तापमान होता है, मतलब टेम्परेचर बहुत लो होता है वहां पे। चूंकि क्षोभ सीमा पे तापमान जो है वो स्थिर होता है, इसीलिए उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। PAUS, पॉज मतलब पॉज हो गया क्या? तापमान, ठीक है। मतलब मैं मजाक के लहजे में आपको बता रहा हूं, तो ट्रोपोपॉज बोलते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तापमान जो है वो स्थिर होता है, बढ़ता घटता कुछ नहीं है। क्यों बढ़ता घटता कुछ नहीं है? क्योंकि अभी देखो यहाँ पे समताप मंडल आ जाएगा। समताप मंडल का जो एक विशेषता है, वहां पे टेम्परेचर जो इस तरह से जो ही सीधे घटता जा रहा था यहाँ पे रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ओजोन होता है यहाँ पे आपको ओजोन परत पाई जाएगी, और ओजोन परत चूंकि वहां पे अवशोषित करती है सूर्य के विकिरणों को, तो ये गर्म होता है यहाँ पे, तो इसके मुकाबले यहाँ पे गर्म होता है। तो ऐसा नहीं कि सीधे घटता ही जाएगा, हर मंडल में अलग अलग एक्टिविटी होती है, बताता चलूंगा मैं आपको। तो दूसरा है समताप मंडल, अंग्रेजी में बोलेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर की जो ऊंचाई है वो इसके बाद जो क्षोभ मंडल, मतलब वही लगभग या तो एवरेज ले लो 13 या फिर वही 18 और 8 ले लो, तो 13 किलोमीटर के बाद लगभग 50 किलोमीटर तक जो ये जो विस्तार है वो समताप मंडल का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एक लक्षण है वो है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन लेयर है यहीं पे पाया जाता है आमतौर पे, वही लगभग
30 किलोमीटर के आसपास जो है वो पाया जाता है। वैसे बुक में तो इसमें 10 से लेकर के वो 50 दिया है, बट नहीं, लगभग 30 से 35 किलोमीटर के बीच में इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या करती है ओजोन लेयर, मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। ये जो पराबैंगनी किरण है, यूवी रेज है यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, उसको अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी को हानिकारक जो विकिरणों से या तत्वों से बचाती है। तीसरा है आपका मध्यमंडल या फिर मेजोस्फेयर। तो मध्यमंडल का विस्तार जो है वो, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो समताप मंडल का जो ऊपरी हिस्सा होगा, जो उसकी जो बाउंड्री होगी, उसकी जो सीमा होगी, उसको समताप सीमा या फिर इसी को स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। जो समताप मंडल का जो आपको अंग्रेजी दिख रहा है ना, स्ट्रेटो, इसी में पॉज लगा दो, PAUS, ठीक है, तो स्ट्रेटोपॉज हो जाएगा, समताप सीमा हो जाएगा। इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। हाँ, तो मध्यमंडल कहाँ है? मध्यमंडल जो है वो 50 किलोमीटर के बाद और लगभग 80 किलोमीटर तक जो है उसकी ऊंचाई होती है। और मध्यमंडल में फिर क्या होता है, वापस से जो क्षोभ मंडल में हो रहा था कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे टेम्परेचर घट रहा था, वो प्रक्रिया भी है जो मध्यमंडल में फिर से शुरू हो जाती है, कम होने लगता है और लगभग 80 किलोमीटर तक जाते जाते ये टेम्परेचर जो है लगभग -100 डिग्री जो है सेल्सियस हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी जो सीमा है उसको मध्य सीमा बोलते हैं, मीजोपॉज बोलते हैं। तो जो भी उसका नाम है, ठीक, उसके 4 अक्षर आगे वाला, उसमें पॉज लगा दो, उसका अपर लेयर बन जाएगा, ऊपरी सीमा बन जाएगी। अगला है आपको आयन मंडल। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो समताप मंडल था, थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है बट आपको जानना चाहिए कि ये जो समताप मंडल था, यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल शांत मंडल होता है और टेम्परेचर भी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल यहाँ पे वो स्टेबल होता है, जिसके कारण से कोई भी यहाँ पे न तो कोई तड़ित झंझा होगा, न तो कोई उस तरह से आपका थंडर स्टॉर्म बनेगा, मौसमी घटना कुछ भी नहीं होगी। इसके कारण से जो वायुयानों के उड़ने के लिए सबसे जो उपयुक्त दशा है वो यहीं पाई जाती है, समताप मंडल में। तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं, आपको ध्यान रखना है कि समताप मंडल में जो एरोप्लेन है वो उड़ता है। बादलों के ऊपर देखा होगा आपने, जब आप जहाज पर बैठेंगे तो बादल आपसे नीचे चलेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ सकता है, थोड़ा माफ कीजिएगा उसके लिए। तो अगला जो लेयर है वो है आयन मंडल, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे आयनोस्फेयर। इसी को बोलते हैं तापमंडल भी, थर्मोस्फेयर, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग वायुमंडल, ठीक है। यानी ये दिया गया है एनसीईआरटी में, ये तीनों नाम है, वहीं से लिए मैंने, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। और ये जो आयन मंडल है उसकी जो ऊंचाई होती है वो 400 नहीं 80, जो मध्य मंडल है वहां से लेकर के 80 से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि इस मंडल में जो है वो विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल ये पाया जाएगा। इसको बोलते हैं आयन। चूंकि ये आयन इस मंडल में पाए जाते हैं इसीलिए इसको आयन मंडल बोलते हैं, आयनोस्फीयर बोलते हैं। अब इस पे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो सबसे मुख्य जो है वो महत्व क्या है कि ये जो है पृथ्वी की तरफ से जो रेडियो तरंग जो जाती है उसको वापस कर देती है, ये वापस से इधर पृथ्वी की तरफ लौटा देती है, जिसके कारण जो है वो यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह जो है आयन मंडल में ही पाए जाएंगे आपके। और कम्युनिकेशन जो है, जो संचार है, वो संभव हो पाता है इस परत के कारण। अगर ये परत नहीं होता तो आप जो अभी बैठ करके जो आप लेक्चर देख रहे हो वो नहीं देख पाते, क्योंकि आप ये जो लेक्चर देख रहे हो वो देख रहे हो इंटरनेट के कारण, और इंटरनेट संभव है इसी मंडल के कारण, ठीक है। जो संचार हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है, वो इसी मंडल के कारण हो रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर देता है रेडियो तरंगों को, रेडियो वेव्स को, ठीक है। पृथ्वी पे वापस आकर के आपके डिवाइस से टकराता है, उससे मिलता है और जो चीज आप चाहते हो वो फिर होता है। यहाँ पे भी क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है यहाँ पे तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। तो एक चीज मैंने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल में क्या होता था कि जैसे जैसे ऊपर जाते थे तापमान में गिरावट आती थी, तो इसको हमने कहा था सामान्य ह्रास दर। और जब ऊपर जाने पे तापमान वृद्धि हो तो इसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। तापमान का हिंदी में बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन को, आप देख लीजिएगा हिंदी इसका, बट टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं, मुझे देखना पड़ेगा हिंदी इसका, अभी मैं भूल गया, अचानक से मेरे दिमाग से निकल गया। तो टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं उसको। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो आयन मंडल है सैटेलाइट वगैरह कम्युनिकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ऊंचाई जो है इसका 400 किलोमीटर तक होता है। अगला है बहिर्मंडल या फिर एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर जो है वो 400 किलोमीटर के बाद जो भी आपका जितनी भी ऊंचाई तक आप जाएं, आपकी मर्जी, वो सब क्या है, बहिर्मंडल है, एक्सोस्फीयर है। तो
वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी संस्तर होगा यही होगा, इसी को हम लोग वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल बोलते हैं। और इसके बारे में हमें जानकारी बहुत कम है, क्योंकि किताब में जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों के पास जानकारी इसके बारे में बहुत कम है, और धीरे धीरे ये अंतरिक्ष में जाकर के मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको बताया जा सके, ठीक है ना। एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि हालांकि ये 5 संस्तर हमने पढ़े, 5 लेयर्स हमने पढ़े, बट ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पहला जो 2 संस्तर है, जो 2 लेयर है आपका, क्षोभ मंडल और सप्ताह मंडल, वो सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो भी अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो क्वेरी है, कुछ ना समझ में आए तो, और अपने जो सुझाव है वो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।